नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। न्यूरोथेरेपी में आज का विषय है बीमारियां, उनके कारण, लक्षण और न्यूरोथेरेपी से संबंधित बीमारियां। तो आइए चलते हैं, बीमारियों से संबंधित चर्चाएं करेंगे कि आखिर वो बीमारी क्या है, उनके कारण क्या होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है। तो आइए चलते हैं न्यूरोथेरेपी में। इनके अंतर्गत पहला जो बीमारी है बुखार, जिसे हम लोग फीवर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बुखार से आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे, अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे कि बुखार क्या होता है। जब हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होते हैं, वो जो टेम्परेचर अपने नॉर्मल अवस्था से बढ़ जाते हैं। जैसे जनरली जो सामान्य व्यक्ति है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉडी का टेम्परेचर होते हैं। अगर 98.4 से अगर ऊपर चला जाता है, 99 या 100 या 100 से ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, तो उस व्यक्ति को बुखार हो जाते हैं, जो कि तापमान के बढ़ने के कारण हो जाते हैं। तो बुखार का मतलब होता है जब शरीर का तापमान सामान्य तापमान से ज़्यादा हो जाना ही बुखार यानी फीवर कहलाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुखार होता है यानी फीवर होता है, तब उनको कैसे पता लगाया जाता है। तो बुखार अगर किसी को होता है या फीवर किसी को होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है जिनका नाम होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर का पता लगाया जाता है, और थर्मामीटर को अलग अलग लगाने से अलग अलग टेम्परेचर पता चलता है। कई लोग थर्मामीटर के किनारे में शुरुआती पॉइंट में एक सेंसर लगा रहता है, उस सेंसर को या तो जीभ के नीचे रखते हैं, या तो बगल में आँख में रखते हैं, या कई ऐसे कान में लगाने वाला भी थर्मामीटर आते हैं। इनके अलावा एनस में भी लगाने वाले थर्मामीटर आते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर आते हैं, जहाँ से टेम्परेचर को महसूस किया जाता है, टेम्परेचर को पता लगाया जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो तापमान का बढ़ जाना ही, शरीर के तापमान का बढ़ जाना ही बुखार कहलाता है, जो सामान्य व्यक्तियों में 98.4 से ऊपर चला जाता है, जैसे कि 99 या 100 या 101 या 102 या 103 के आसपास चला जाता है। तो दोस्तों, इनमें भी जो बुखार होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है, जो अभी आगे देखेंगे। सामान्यतः जो बुखार होता है वो 3 कैटेगरी का होता है, जिसमें पहला कैटेगरी होता है 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट तक का लेवल होता है। इनके बाद 100 से लेकर 103 यानी कि 103 फ़ारेनहाइट तक का बुखार होता है, जो मीडियम बुखार होता है। इनके बाद जो तीसरे प्रकार का जो बुखार है वो 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, जो बहुत ही तीव्र यानी कि कठिन होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा जाता है बुखार को। तो आइए समझते हैं कि बुखार वास्तव में क्या होता है। शरीर का सामान्य तापमान रोगी की उम्र, उनकी गतिविधि, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, दिन का समय और शरीर के जिस हिस्से से तापमान मापा गया है, उस स्थिति में जो टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपको बताया गया था, जैसे कान के माध्यम से नापे जाने वाले टेम्परेचर जो सामान्य कितना होता है 35.8 सेंटीग्रेड से 38 सेंटीग्रेड तापमान तक होता है, जबकि उनको फ़ारेनहाइट में गिना जाए तो 96.4 फ़ारेनहाइट से 100.4 फ़ारेनहाइट तक के होता है। इसी प्रकार हमारे एक्जियल पॉइंट, जिसे हम लोग कांख या बगल बोलते हैं, उनका जो वहाँ से अगर टेम्परेचर लेते हैं, तो ये जो टेम्परेचर जो होते हैं सामान्य रूप से 34.7 सेंटीग्रेड से 37.3 सेंटीग्रेड तापमान तक होता है, जबकि इसी को फ़ारेनहाइट में अगर नापा जाए तो 94.5 फ़ारेनहाइट से 99.1 फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर होते हैं। इसी प्रकार एनस में यानी गुदा में अगर टेम्परेचर नापते हैं, तो वहाँ का जो सामान्य तापमान जो होते हैं 36.6 सेंटीग्रेड तापमान से 38 सेंटीग्रेड तक होते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 97.9 फ़ारेनहाइट से 100.4 फ़ारेनहाइट तक के सामान्य तापमान गुदा में होता है। तो इस प्रकार आप कान के माध्यम से, बगल के माध्यम से, एनस के माध्यम से और एक मुंह के जीभ के माध्यम, जीभ के निचले भाग में थर्मामीटर को लगाया जाता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर जो नॉर्मली होते हैं 37.8 से लेकर ये सामान्य पॉइंट होते हैं, जबकि उनको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट के आसपास
सामान्य तापमान शरीर का होता है। तो इस प्रकार आप कान के माध्यम से, बगल के माध्यम से, गुदा के माध्यम से और मुंह के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, जो उस व्यक्ति के उम्र के हिसाब से तापमान चेंज हो जाता है, उनके एक्टिविटी के आधार पर तापमान चेंज हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर तापमान चेंज हो सकते हैं, दिन और रात के अंतराल में भी टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं और उनके शारीरिक परिश्रम के आधार पर भी तापमान चेंज हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक फिक्स नहीं होता, वो आपके एक्टिविटी पर निर्भर होता है कि वो तापमान कैसा है। तो इनके अलावा जो टेम्परेचर होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि आपको बताया गया था। कौन कौन से 3 कैटेगरी है, जिसमें आपको पहला है बुखार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें पहला है 99.100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बुखार को कम बुखार कहा जाता है, यानी कि 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के फीवर को कम खतरनाक या ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते, वो एकदम सामान्य बुखार होते हैं। इसमें रोगी को घबराने की ज़रूरत नहीं होता, ये कम बुखार के रूप में जाना जाता है। इनका नुकसान ज़्यादा नहीं होता, वो सामान्य रूप से ठीक भी हो जाता है। इनके लिए कोई हाई फाई मेडिसिन या औषधि कराने की भी ज़रूरत नहीं होता, वो किसी भी वर्क की वजह से, एक्टिविटी की वजह से या दिनचर्या की वजह से या थोड़ा वातावरण में चेंज होने की वजह से ये सामान्य तौर पर हो जाता है। इनके बाद है दूसरे जो प्रकार के जो बुखार होते हैं, उनमें जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 100 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक को मध्य दर्जे का बुखार कहा जाता है, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के जो फीवर होते हैं, बुखार होते हैं, उनको मध्यम दर्जे का बुखार कहा जाता है। और यही सामान्यतः ज़्यादातर व्यक्तियों में होता है। लगभग ये 70 से 80% जो रोगी होते हैं उनमें यही फीवर सबसे ज़्यादा मोस्टली फेमस होता है। और इसमें रोगी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इनके शरीर का जो बनावट वो चेंज हो जाते हैं, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ सकते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, उल्टी फीलिंग होना आदि हो जाते हैं, शरीर में गर्मी होता है, घबराहट उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार के बुखार में। और तीसरे प्रकार के जो बुखार होता है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना, जिसे हम लोग तेज बुखार कहा जाता है। यह बुखार थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा गंभीर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के 103 से ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपने शारीरिक कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनको तत्काल ही औषधि की ज़रूरत होगा, उनको तत्काल उपचार की ज़रूरत होता है, तो तुरंत ही उनको उपचार और औषधि मुहैया कराना जरूरी होता है। डॉक्टर या चिकित्सक को दिखाना जरूरी होता है, ताकि ये जो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर बुखार आया है तो उनका कारण क्या है, इनके लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट है, CBC है, यूरिन कल्चर है, इनके अलावा टाइफाइड वगैरह तो नहीं है, मलेरिया वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक कराते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से। तो ये तीनों श्रेणी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके अलावा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है कि ये जो बुखार होता है उनके क्या क्या कारण हैं, तो आप लोगों को जनरली मालूम होगा कि बुखार होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें पहला है इन्फेक्शन, सबसे पहला कारण होते हैं। तो इनमें क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनकी वजह से बुखार आते हैं, तो इनमें जो पहला जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। जैसे आजकल ये सबसे कॉमन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे हर साल कुछ न कुछ नए प्रकार के वायरल इन्फेक्शन आते हैं। जैसे इस साल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस प्रकार वायरस की वजह से भी बुखार आ जाता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर कान में, नाक में, आँख में, गले के एरिया में हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, उसकी वजह से बुखार आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन के कारण फीवर आते हैं। तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में आते हैं, एंटीजन अगर शरीर में इंटर करते हैं या फॉरेन मैटर अगर शरीर में इंटर करता है, तो यह शरीर में हमारे एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट के साथ संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसके दौरान हमारे शरीर में फीवर आ जाते हैं। इनके अलावा हमारे लीवर में कमजोरी की वजह से, यकृत में कमजोरी के कारण भी बुखार आते हैं। तो लीवर हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी मेंटेन करता है।
अगर लीवर अगर खुद डिस्टर्ब है, उनको सही मात्रा में प्राणवायु संवेदना अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में लीवर अपने कार्य प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ का सेल लेजी हो जाता है और जितना काम लीवर को करना चाहिए वो प्रॉपर रूप से नहीं करेगा, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो बुखार आने का कारण होता है। इनके अलावा कभी कभी क्या होता है, कभी चोट लगने की वजह से शरीर में बहुत सारे सेल डैमेज होता है, टूटता है, तो उनसे केमिकल निकलता है हिस्टामाइन, जो शरीर में सूजन होता है, दर्द होता है, जो बुखार आने का कारण हो जाता है। एलर्जी के कारण भी बुखार आ जाता है। ट्यूमर या कैंसर के कारण भी हमारे शरीर में बुखार हो सकता है। तो ट्यूमर और कैंसर एक प्रकार से एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, और ये एबनॉर्मल प्रोटीन कोई भी सेल या टिश्यू या अंगों में हो सकता है। जितना भी सेल टिश्यू या अंग होता है वो सभी प्रोटीन के बना होता है, और उस अंग सेल टिश्यू में पाए जाने वाले प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है, और जो अनावश्यक रूप से मल्टीप्लिकेशन करते हुए अपने साइज में बढ़ोतरी करते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के सेल से एक केमिकल साइटोकाइन्स नामक एक केमिकल निकलते हैं, जो बुखार आने का कारण बनते हैं, उल्टी होने का कारण बनते हैं। इनके अलावा डिहाइड्रेशन के कारण भी बुखार आता है। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी तत्व की कमी, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। उस कंडीशन में जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो शरीर में सेल को काम करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ब्लड के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की जरूरत होता है। अगर इतना मात्रा में अगर सेल टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनके जो मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वहाँ पर एक प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो जाने से कार्बनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, जो एसिडिक होने के कारण शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगा। तो कार्बनिक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं, एसिड बढ़ाता है, जो बुखार आने का कारण बनता है। इनके अलावा कई प्रकार के ऐसे हर सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, चयापचय क्रिया होता है, और उस चयापचय क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक सेल अपने शरीर को चलाने के लिए एक निश्चित केमिकल बनाते हैं, निश्चित पदार्थ बनाते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, शरीर को हीट प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर ज़्यादा हो जाए, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस हाइपर हो जाएगा तो हमारे शरीर में हीटिंग ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होगा, और उस गर्मी की वजह से शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जो बुखार आने का एक कारण है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का बढ़ जाना ही एक प्रकार से बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का कारण हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है बुखार आने का। इनके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि थायराइड ग्लैंड में जो टॉक्सिन्स है उनमें बढ़ जाना, यानी थायराइड ग्लैंड में टॉक्सिन के बढ़ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आता है उनको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। तो ये भी हमारे शरीर में बुखार आने का कारण बनता है, फीवर आने का कारण बनता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर के हर एक सेल को एक्टिव रखने के साथ साथ हर एक सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड के जो केमिकल मोस्टली T3 और T4, जिससे हम लोग T3 का मतलब होता है, T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का मतलब होता है थायरॉक्सिन। और ये T3 और T4 हार्मोन दोनों मिलकर के थायराइड ग्लैंड की ये दोनों हार्मोन आपस में मिल करके शरीर के हर एक सेल को एक्टिव रखने का काम करता है, जिससे हर एक सेल में मेटाबॉलिक क्रिया सही मात्रा में हो, चयापचय क्रिया सही मात्रा में हो, जिससे हर एक सेल टिश्यू ऑर्गन अपना प्रॉपर काम करे। तो अगर थायराइड ग्लैंड में अगर टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड में बनने वाले T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर रूप में नहीं बनेगा, तो शरीर के हर एक सेल का जो चयापचय क्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे शरीर में टॉक्सिक जमावट होने के कारण, एसिड जमावट होने के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो बुखार आने का कारण होता है। इनके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है? मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट के जो बीच का जो लेयर होता है, हार्ट का जो 3 लेयर होता है, बाहर का लेयर पेरिकार्डियम, बीच का लेयर मायोकार्डियम, और अंदर का जो लेयर होता है एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो बीच का जो लेयर होता है, हार्ट के जो ऊपर के जो बीच का लेयर होता है, बीच के लेयर में ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है, जिनके माध्यम से हार्ट के जो मसल्स है उनको काम करने के लिए पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन मिलते हैं, जिससे हार्ट के जो मसल्स है अपना प्रॉपर काम करे। अगर हार्ट के
ये जो मसल्स है बीच वाले जो लेयर है उनमें कैपिलरीज है, अगर इनमें कभी कभी क्लॉट आ जाते हैं हार्ट के ये बीच वाले मेम्ब्रेन में, अगर कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है अगर इसमें क्लॉट आ जाते हैं तो हार्ट के मसल को काम करने के लिए जो कैपिलरी के माध्यम से जो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हार्ट के मसल्स को काम करने में मुश्किल जाएगा और उस मुश्किल की वजह से हो सकता है कि हार्ट के मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, जिनकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, इन्फार्क्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसके कारण हार्ट के मसल्स में इन्फार्क्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से इस प्रॉब्लम को हार्ट के इस प्रॉब्लम को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, इन्फार्क्शन कहते हैं। तो आप लोगों को जानना है कि हर एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हर एक सेल में हर एक अंगों में सफोकेशन होगा, घबराहट होगा, दम घुटेगा, हर एक सेल का दम घुटता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर हार्ट के मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो हार्ट है वो श्रिंक हो जाता है अंदर से, जो ब्लड पंपिंग करने का प्रॉपर काम हार्ट के ऊपर होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि हार्ट ब्लड को फिल्टर करने का काम नहीं करता है, पंपिंग करने का काम करता है, ध्यान रखना। हाँ, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, जबकि ब्लड को पंपिंग करने का काम हार्ट का होता है। तो अगर हार्ट का अगर मेम्ब्रेन अगर सिकुड़ जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण तो हार्ट का जो धड़कन है वो क्या हो जाएगा, लगभग नहीं होगा। और हार्ट का धड़कन अगर नहीं होगा, अगर हार्ट प्रॉपर नहीं सिकुड़ेगा और प्रॉपर नहीं खुलेगा तो ब्लड का जो प्रेशर शरीर में क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाने के कारण शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकता है, और हो सकता है कि मायोकार्डियल फंक्शन की वजह से हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आदमी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। ये आप लोगों को जानना है, समझना है। इनके अलावा लिम्फोमा के कारण, लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फ सेल्स, लिम्फोमा का मतलब लिम्फ सेल्स का बढ़ जाने से होने वाले कैंसर, ठीक है, यानी कि लिम्फोमा का मतलब लिम्फोसाइट का अधिक मात्रा में बढ़ जाने से होने वाले कैंसर को ही लिम्फोमा कहते हैं। और आपको मालूम है लिम्फोसाइट क्या होता है, एक प्रकार से इम्यून सेल होता है, और ये इम्यून सेल हमारे शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है, और यही लिम्फोसाइट हमारे शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को खत्म करता है। मगर कभी कभी क्या होता है, ये सेल लिम्फोसाइट सेल इतना ज़्यादा हाइपर होता है कि उनका वृद्धि कंटिन्यू निरंतर चलता रहता है, जिससे उनका संख्या ज़्यादा मात्रा में शरीर में हो जाने से शरीर में एक प्रकार से एबनॉर्मल टिश्यू का निर्माण होने लगता है, जो लिम्फोमा के रूप में लिम्फोसाइट का बन जाता है। इनके अलावा ब्लड सेल के टूटने से भी बुखार उत्पन्न होता है। ब्लड सेल टूटता है तो उनसे दो प्रकार की केमिकल निकलता है, एक तो हीम नाम के आयरन निकलेगा और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन निकलता है। तो ये अलग बात है, मगर ये स्प्लीन में डेड होता है। 120 दिनों के बाद ब्लड सेल जो होता है स्प्लीन में खत्म किया जाता है। स्प्लीन के रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम एक नाम होता है। स्प्लीन में एक जाली के समान एक जाल होता है, समझ लीजिए। स्प्लीन यानी तिल्ली, तिल्ली कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट चेस्ट के जस्ट नीचे, रिब्स के जस्ट नीचे स्थित होता है, छोटा सा पार्ट होता है तिल्ली, और ये तिल्ली को ही स्प्लीन कहते हैं, जिनके अंदर एक विशेष रचना होता है। वो विशेष रचना ये है कि वो खुद एंटीबॉडी बनाते हैं और साथ में लिम्फोसाइट को स्टोर करने का काम करता है, और इनके साथ साथ इसमें एक जाली बना रहता है जिसमें ब्लड के माध्यम से जो पुराना ब्लड सेल्स होता है वो स्प्लीन में जाता है, उसमें फंस जाता है, और स्प्लीन के अंदर जो फेगोसाइट नाम का जो सेल्स होता है उनको निगल करके क्या बना देता है, लिक्विड बना देता है, पचा देता है, गला देता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल का दो रूप बनता है, एक हीम बनता है, ग्लोबिन होता है, जो ब्लड में से होते हुए वो जरूरत के अनुसार एक नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और नया सेल बनाने के लिए जरूरत होता है। तो ये जो ब्लड सेल जब टूटता है तो एक प्रकार से स्प्लीन के ऊपर एक प्रकार से दबाव पड़ जाता है ब्लड सेल को खत्म करने के लिए, और जब स्प्लीन के ऊपर दबाव पड़ेगा तो इनका लिम्फोसाइट भी एक्टिव होगा, और साथ में उनके अंदर फेगोसाइट जो सेल्स है वो भी एक्टिव होगा, जिसकी वजह से फीवर आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फेगोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस के कारण ही बुखार आता है, जो स्प्लीन के ज़्यादा काम करने के वजह से होता है। तो ये रहा शरीर में बुखार आने के विभिन्न प्रकार के कारण, जो आपको ये जानना है। इनके अलावा जब किसी को बुखार आता है तो उनके अलग अलग कारण है। अब किसी को बुखार आ गया तो उनका
का क्या क्या लक्षण होगा हमारे शरीर में जिससे बुखार है ये समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या ऐसे लक्षण होगा जो बुखार आने के होते हैं। तो बुखार आने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को शरीर में कमजोरी होगा, उस व्यक्ति को थकान होगा, साथ में बार बार बुखार जो होता है वो उतरेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बुखार कम होगा, फिर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से एक प्रकार से दौरा चलता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो बुखार का एक प्रकार से दौरा पड़ता है। और साथ साथ गर्मी के कारण बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिनकी वजह से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाने से त्वचा में क्या हो जाता है, खुजली होना चालू हो जाता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। क्योंकि शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन के जाने की वजह से हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट जो होता है वो इन्फेक्शन से युद्ध करता है, लड़ाई करता है, जिसकी वजह से एंटीजन यानी कि इन्फेक्शन और हमारे शरीर के एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट दोनों टूटने से एक प्रकार से केमिकल निकलते हैं जिसका नाम है हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन जो होते हैं हमारे शरीर के जितना भी वेसल्स होता है उनको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के इंटरनल पार्ट में सूजन आ जाते हैं और यही सूजन जो होता है लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। और इस कंडीशन में अगर बुखार के कंडीशन में शरीर के ऊपर लाल चकत्ते, खुजली होना, दौरा होना और साथ में बेचैनी बढ़ जाते हैं अनावश्यक रूप से बहुत सारे सेल के टूटने से बनने वाले हिस्टामाइन नामक या साइटोकाइंस नामक केमिकल के ज़्यादा बनने के कारण, साइटोकाइंस बोलिए चाहे हिस्टामाइन बोलिए, ये सब एक ही फैक्टर है, डैमेज हुए सेल के माध्यम से निकला हुआ एक प्रकार से वो फ्लूइड होता है। इनके अलावा जब बुखार होता है किसी भी व्यक्ति को तो शरीर में गर्मी होगा, इसकी वजह से जो माउथ है, मुंह है, वो एकदम ड्राइनेस आएगा, लार टिक से नहीं बनेगा, जीभ का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, खाने में इच्छा नहीं होगा, खाने का मन नहीं करेगा, मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। और जब ज़्यादा मात्रा में अंदर बहुत सारे सेल के टूटने से जो केमिकल बनता है, हिस्टामाइन नामक केमिकल बनता है, उसकी वजह से इंटरनल जो गैस्ट्रिक स्राव है, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक यानी कि पेट में जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, जो बार बार रिफ्लेक्ट के रूप में, उल्टी के रूप में आते हैं, महसूस होते हैं, जिसे हम लोग निकली आना कहते हैं। इनके अलावा आंखों में एसिड बढ़ शरीर में एसिड बढ़ जाने के कारण बुखार की कंडीशन शरीर में एसिड बढ़ जाता है। उस कंडीशन में आंखों के सामने अंधेरा आएगा, आंखों में कभी कभी क्या बोलते हैं इनको, दो दो चेहरा नजर आना, आंखों की पुतली अंदर धस जाता है, आंख से आंसू नहीं आता है, ड्राइनेस आ जाता है आंखों में। और साथ में शरीर में एकदम ब्लड के एसिडोसिस की कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के हर एक सेल को ज़्यादा मात्रा में काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, मगर प्रॉपर मात्रा में ब्लड अगर कोई भी सेल्स में नहीं पहुंचेगा तो शरीर में क्या हो जाता है, एनर्जी नहीं बन पाता और शरीर गर्म नहीं हो पाता, जिसके वजह से शरीर में कपकपी हो जाते हैं। तो ये सब बुखार के अलग अलग लक्षण होते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं बुखार के जिनके अंतर्गत चेहरे के रंग में चेंजेस आ जाते हैं, आलसपन होते हैं, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होते, मन नहीं लगता, शरीर में पानी की कमी होने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण, बीपी लो होने के कारण बुखार की कंडीशन में बीपी लो हो जाते हैं, साथ में शरीर में जकड़न हो जाता है, अकड़न हो जाते हैं और बार बार ऑक्सीजन की कमी के कारण उबासी आते हैं, यानी कि शरीर में साइटोकाइन प्रोडक्ट बनने की वजह से, शरीर में एसिड बढ़ने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड के ज़्यादा जमावट की वजह से बार बार उबासी आना चालू हो जाते हैं और बुखार की कंडीशन में लगभग पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इतने सारे लक्षण बुखार के होते हैं। तो आपको ये सब समझना है कि क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, इनके बुखार होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों बुखार जब होता है किसी भी व्यक्ति को तो उनके लिए हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आता है तो उस बुखार होने के कंडीशन में सबसे पहले उस रोगी का, उस व्यक्ति का जो टेम्परेचर है उनको बार बार ध्यान में रखते हुए चेक करना चाहिए। हर 1 घंटे 2 घंटे में टेम्परेचर को चेक करते रहना चाहिए ताकि ये पता चले कि टेम्परेचर कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, और उस टेम्परेचर को अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहना है। समय लिख करके तारीख डालिए, फिर समय डालिए, ठीक है। उस तारीख और समय में कितने कितने टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आया है ये जानकारी के लिए उनको नोट डाउन करिए। इनके अलावा अगर कोई भी रोगी हो गया है, रोगी को बुखार है, तो उस कंडीशन में उनको उचित डॉक्टर के पास चिकित्सकीय सलाह के लिए भेजना चाहिए या डॉक्टर को घर में बुला करके
उनका ज़रूरी उपचार कराना चाहिए और साथ में ज़रूरी जो दवा है वो भी लेने के लिए क्या देना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। इनके अलावा डॉक्टरों का उचित सलाह देते रहना चाहिए, जांच कराते रहना चाहिए। कमरे को हवादार रखना है। कमरा को हवादार इसलिए रखना है क्योंकि शरीर में कार्बनिक प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, एसिड बढ़ जाते हैं, शरीर में गर्मी है, तो उनको शांत करने के लिए खिड़कियां, अपने रूम के खिड़कियां खोल देने से, खिड़कियों के माध्यम से बराबर ऑक्सीजन आता रहेगा रूम में, तो इससे सफोकेशन नहीं होगा, दम नहीं घुटेगा, घबराहट नहीं होगा। इसलिए हमेशा खिड़कियां खोल के रखना अगर कोई भी व्यक्ति को घर में बुखार है तो। इनके अलावा शरीर में प्रॉपर रूप में लिक्विड की कमी हो जाते हैं, बुखार की कंडीशन में पानी तत्व की कमी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कंटिन्यू घंटे में, आधा घंटे, 1 घंटे में पानी यानी लिक्विड देते रहना चाहिए या फलों का जूस देते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इनके अलावा पर्याप्त मात्रा में रोगी को आराम करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनको पोषक तत्व की उपलब्ध कराना चाहिए। हमेशा शरीर में अगर गर्मी ज़्यादा है तो ठंडी पट्टी शरीर में लगाना चाहिए, अगर शरीर में ठंडीपन है तो उनको गर्म पट्टी से सेकाई करना चाहिए। तो ध्यान देना, दोनों अलग अलग। कभी कभी मरीज को एकदम ठंडी लगता है और कभी कभी मरीज को एकदम गर्मी लगता है। अगर मरीज को ज़्यादा गर्मी लग रहा है बुखार की वजह से तो उनको ठंडी पट्टी बार बार क्या करना चाहिए, चेहरे में लगाना चाहिए, शरीर में लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, अंगोछा लगाना चाहिए ठंडी पानी से। और अगर शरीर में एकदम ठंडी कपकपी है तो उस कंडीशन में उनको गर्म पानी का अंगोछा लगाना चाहिए, पोछना चाहिए, ताकि जो गर्मी की वजह से पसीना आया है उनका साफ सफाई हो जाए, ड्रेसिंग हो जाए। शरीर का ड्रेसिंग भी करना जरूरी है। शरीर में पसीने की बदबू को भी दूर करने के लिए पानी से अच्छी तरह से ऊपर उनको स्पंजिंग करना चाहिए। जब तक स्पंजी करेंगे तो शरीर में जो पसीने की वजह से, टॉक्सिन की वजह से जो बदबू है वो दूर होता जाएगा। इनके अलावा आराम से अपने शरीर की ड्रेसिंग करना ताकि पसीना को साफ किया जा सके। हाँ, रोगी जो है जिनको बुखार है उनको पसीना बहुत आया रहता है तो उस कंडीशन में उनको ड्रेसिंग करना, पहले पानी से अच्छी तरह से हाथ पैर चेहरा पूरे शरीर को क्या स्पंजिंग करने के बाद, स्पंजिंग का मतलब पानी से पोछा लगाना, ठीक है। तो उनके बाद उनको जो कपड़ा, पुराना कपड़ा निकाल करके नए कपड़ा पहनाना, और ये कपड़े भी बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए ताकि कपड़ा खराब ना हो, पसीने से बदबू ना आए और इन्फेक्शन होने के चांसेस को दूर रखा जाए। इसलिए यह जो प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट आप लोगों को कोई भी रोगी के साथ करना चाहिए जो घर में है। इनके अलावा दोस्तों, अगर किसी को अगर बुखार आ गया है तो उस कंडीशन में क्या क्या ऐसे टेस्ट कराना है जिससे बुखार का वास्तविक स्थिति पता चल जाए। तो बुखार तो हमारे इस दुनिया में लगभग 2500 प्रकार के हैं। आपको बताना चाहूँगा कुछ बुखार, जैसे डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड के बुखार, चिकनगुनिया, इनके अलावा स्वाइन फ्लू, चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू, इनके अलावा प्लेग है, इनके अलावा आपका भी कोरोना का माहौल चल रहा है ना। तो ऐसे टाइफाइड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बुखार हो सकते हैं। तो बुखार कोई भी हो, मगर सभी एक ही टाइम पे सभी प्रकार के टेस्ट कराना तो मुश्किल काम है। मगर आप लोगों को जनरली अपने लेवल पर जो टेस्ट करा सकते हैं, जिनके अंतर्गत क्या हो सकता है, एक तो फीवर प्रोफाइल होता है जिनमें आपको सीबीसी टेस्ट कराना है। फिर यूरिन में अगर इन्फेक्शन है कि नहीं है, लिम्फोसाइट वगैरह आदि के बारे में जानकारी के लिए यूरिन रूटीन कराना है। इनके अलावा ESR कराना है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का चेक कराना है, ESR चेक कराना है, ताकि एलर्जी का पता करने के लिए ESR पता करना है। इनके अलावा मलेरिया, अगर ज़्यादा ठंडी लग रहा है, कपकपी लग रहा है, तो इस स्थिति में मलेरिया पैरासाइट प्रोफाइल का टेस्ट कराना है। MP टेस्ट बोलते हैं इनको, MP प्रोफाइल भी कहा जाता है। इनके अलावा HGPT टेस्ट कराना है लीवर की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए। अगर HGPT HGOT बढ़ा हुआ है तो लीवर अपसेट है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट देना है। तो ये जैसे जैसे मेडिकल रिपोर्ट में जो कंडीशन है उसके आधार पर हमारे न्यूरोथेरेपी में फार्मूला चेंज हो जाता है। इनके अलावा टाइफाइड का टेस्ट कराना है, पता चलेगा अगर टाइफाइड है तो रोगी को काफ़ी दिनों तक, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन तक ये बुखार शरीर में बना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में टाइफाइड टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि पता चले अगर टाइफाइड है तो उनको उचित औषधि से उनको ठीक किया जा सके, उचित उपचार के माध्यम से मरीज को ठीक किया जा सके। इनके अलावा एरोबिक ब्लड कल्चर भी कराना है। तो इस प्रकार से लगभग 7-8 प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसे करने से बुखार का वास्तविक स्थिति पता चल जाता है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के हैजा ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बीमारियां या बुखार आते हैं
जो वातावरण में भी फैलते हैं, कुछ इन्फेक्शन वातावरण में फैल जाते हैं जिनके वजह से बुखार आते हैं। तो ये समय समय पे हॉस्पिटल के माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से एक प्रकार से अभियान चलाया जाता है ब्लड टेस्ट के लिए। ये भी आप लोगों को कराते रहना चाहिए। जैसे वर्तमान में कोरोना का अभी दौर चल रहा है, कोविड-19 का भी जो बीमारी आया हुआ है पूरे दुनिया में, तो उनके वजह से भी बुखार आता है। तो अगर किसी को भी इस प्रकार के, अगर अभी के वर्तमान काल में अगर बुखार है, तो उनको भी एक बार अपना शरीर का वास्तविक कोविड जांच करा लेना चाहिए, इससे उनको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है ये जानने के लिए। तो दोस्तों ये मेडिकल टेस्ट आप लोगों को कराना है। अब ये टेस्ट के अलावा बहुत सारे ऐसे सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। बुखार में सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपको डायरेक्ट MRI या CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम, अगर आपको इस प्रॉब्लम में, इस मेडिकल टेस्ट में अगर पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट में अगर पता चल जाता है कि कौन कौन से केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आया, तो उससे रिलेटेड फिर उपचार करने से बुखार ठीक हो जाता है। इनके अलावा न्यूरोथेरेपी में मेडिकल टेस्ट के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि न्यूरोथेरेपी में बुखार को ठीक करने के लिए क्या उपचार देना है। न्यूरोथेरेपी में बुखार को ठीक करने के लिए क्या उपचार देना है, तो दोस्तों आप ध्यान देना कि आप लोगों को मोस्टली अगर बुखार को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले लीवर को ठीक करना है, गॉल ब्लैडर को ठीक करना है। क्योंकि लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री होता है, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा केमिकल बनते हैं और लगभग 400 से भी ज़्यादा काम लीवर का होता है। 1000 से भी ज़्यादा केमिकल बनाता है एक दिन में और 400 से ज़्यादा उनका काम होता है। तो ये लीवर हमारे शरीर का मुख्य स्टोरेज फैक्ट्री होता है, जिनके माध्यम से शरीर के हर एक सेल को काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन, सब केमिकल उनको प्राप्त होते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले लीवर को सेट करना, गॉल ब्लैडर को भी चेक करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो बाइल होते हैं वो बाइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से टारगेट एरिया में जाकर के प्रॉब्लम को हीलिंग करने का काम करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं। तो आपको गॉल और लीवर को मोस्टली उकसाना है और ये गॉल लीवर के जो पॉइंट है इनको हर 1 घंटे में उपचार करते रहना है। हर घंटे 1.5 घंटे में ट्रीटमेंट देते रहने से जो रोगी को बुखार आया है, फीवर आया हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। तो आपको पहले बताया गया था कि कोई भी हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट है, तो डायग्नोस्टिक पॉइंट में लीवर और गॉल की स्थिति आप लोगों को मालूम होगा। आप ध्यान देना कि गॉल और लीवर की स्थिति मालूम होने के बाद उनको अलग अलग मेथड से, अलग अलग विधि से ऊर्जा केंद्र को उकसा सकते हैं, जिसमें आप CNS के माध्यम से गॉल लीवर को ट्रीटमेंट दे सकते हो, फिर 2 फिंगर के माध्यम से गॉल और लीवर को उकसा सकते हो, और फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। यानी कि क्या होता है, 1 पॉइंट का मतलब होता है पहले नंबर पर लीवर के अप वाले पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर 1 मिनट के बाद में मिडिल वाले पॉइंट में आपको 1 मिनट 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर तीसरे पॉइंट में 1 मिनट के बाद में डाउन वाले पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना। ऐसे 2 राउंड 1 मिनट के गैप में तीनों पॉइंट में करना है, जिससे वो 6 बार हो जाता है। तो आपको मोस्टली बुखार को ठीक करने के लिए गॉल और लीवर को ठीक करना है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में उपचार देते रहना है। इनके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है तो ज़रूरत होने पर वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं, और साथ में अगर पेट अपसेट हो गया, गैस एसिडिटी भी बन रहा है, तो उस स्थिति में उचित ट्रीटमेंट जो पेट को सेट करने के लिए, जैसे फास्ट ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, या नॉर्मल है, ओल्ड UDF ट्रीटमेंट है, ये सब फार्मूला दे सकते हैं। और ये फार्मूला आप लोगों को आगे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मालूम होता जाएगा। तो दोस्तों फार्मूला बहुत सारे हैं। फार्मूला डायरेक्ट पकाया माल आप लोगों को नहीं देना है। आप उस मरीज के वास्तविक कंडीशन को जानने के लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, नाभि अपसेट है कि नहीं ये वो भी चेक करना। अगर नाभि अपसेट है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो सबसे पहले नाभि सेट करना, फिर डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और जिन जिन डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है तो उस डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को ठीक करने के लिए उचित जो प्रेशर पॉइंट है वो दबा करके डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को कम करने का कार्य करना। और आप लोग ध्यान देना है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो लीवर के आसपास के एरिया में या लीवर में ज़्यादा दर्द होता है, स्प्लीन में ज़्यादा दर्द होता है, तिल्ली में ज़्यादा दर्द होता है। तो ये आप लोगों को
ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार न्यूरोथेरेपी में बुखार को ठीक करने के लिए पहला जो ट्रीटमेंट है CNNS गाल लीवर देना है। फिर 1 मिनट के गैप में दूसरा जो पॉइंट है 22 फिंगर गाल लीवर देना है। फिर 1 मिनट के गैप में तीसरा जो पॉइंट है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 मतलब है कि 1 पॉइंट लीवर एक पॉइंट में देना। एक पॉइंट मतलब 6 सेकंड के लिए पहले अप में दबाना, फिर 6 सेकंड के लिए मिडिल में दबाना, फिर 6 सेकंड के लिए डाउन में दबाना। तो ये 3 बार हो गया। फिर रिपीट करना 3 बार और हो जाएगा, तो 6 ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यह उपचार हर 1 घंटे में देना है। तो इस प्रकार से बुखार को ठीक किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी के उपचार के माध्यम से। और हो सके अगर कोई भी व्यक्ति को बुखार रात में भी है तो आप लोग क्या करना, अपने लेफ्ट हैंड के फोर आर्म के बीच वाले पॉइंट और लेफ्ट जांघ के बाएं तरफ के जांघ के बीच वाले पॉइंट को फीता या टेप से या बैंडेज से अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि ब्लड का फ्लो एकदम जाम भी नहीं करना है और ना ही एकदम ढीला, मीडियम बांधना है, ताकि उनका इफेक्ट लीवर के आसपास रहे और सवेरे तक वो बुखार ठीक हो जाए। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो इस प्रकार आज का ये चैप्टर बुखार के रूप में था और ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आए होंगे तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार जितना भी आपको मन लगे आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते रहिए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो कोई भी बीमारी के बारे में। आप लोगों को तो मेरा नंबर मालूम ही होगा जो नीचे डिस्प्ले में दिख रहा है। अनूप प्रजापति, आद्या न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर, रायपुर छत्तीसगढ़। मोबाइल 08463097676 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम्स आपके मरीज को है, आपके घर परिवार में है, आपको है, तो इनसे रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के ये विषय यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।